So good morning class 8th. So today the very first chapter of Indian Constitution is going to start. But before I start, let me know you कि आज हमको इस चैप्टर में क्या समझना है. It means basically इस लेसन में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से, कैसे आया, क्यों ज़रूरी था, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद इट्स फीचर्स वी विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ. सो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स? इट मीन्स इट इज़ द बेसिक सेट ऑफ रूल्स of how the country is governed. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस की बात होती है कि किसी भी कंट्री, नॉट ओनली इन इंडिया, इस वर्ल्ड में कोई भी कंट्री है बिना कॉन्स्टिट्यूशन के रन नहीं होती है. कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ नीड नॉट ओनली इन इंडिया बट इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी कंट्री गवर्न नहीं कर सकती. दैट इज़ एन इलीगल, मतलब वो एक इलीगल कहलाएगा अगर बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी कंट्री अगर ऐसे गवर्न करती है. इट मीन्स इट विल बी जस्ट कॉल्ड एज एन इलीगल. तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि अ सेट ऑफ रूल्स दैट हाउ अ कंट्री इज़ गवर्न. कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ रूल्स की बात नहीं होती है, यहाँ पे हमारे राइट्स की भी बात होती है. जो राइट्स, जो फ्रीडम और जो हमारी ड्यूटीज़ होते हैं, दोज राइट्स, दोज फ्रीडम एंड दोज ड्यूटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ ऑल्सो जस्ट टॉक इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ. कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल as well its duties. कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं, हम किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं. इट टेल्स द नेचर ऑफ द सोसाइटी दैट वी लिव्स इन, कि हमारा कंट्री क्या मीन्स कैसा फीचर अपहोल्ड करता है. इट मीन्स वी लिव आइदर इन ए डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक, either our country is ruled by a dictator or a monarchy or etc. तो हमें the first is it talks about the rights of the individual, second the nature of the society, and it also talks the last, the constitution also defines the constitution also tells the citizens of what type of government they have. It defines the powers of the government so that the government cannot misuse its authority. It means कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट्स के पावर को भी डिस्क्राइब किया है. इट ऑल्सो टेल्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ, ताकि कोई भी गवर्नमेंट अपने पावर्स को मिसयूज़ ना कर सके. नाउ कम्स कि अब कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग. तो सबसे पहले 1934 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, जो आज हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसके वजह से आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ दोज मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो सबसे पहले जो डिमांड की थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली डिमांड BN राव ने किया था इन 1934. एंड लेटर ये जो डिमांड थी, ये डिमांड ऑफिशियली किया गया बाय दोज मेंबर्स ऑफ द INC. देन आफ्टरवर्ड्स सबसे पहले इसको BN राव ने इसको what we say acclaim किया था to have the constituent assembly, but later this became an official demand by the Indian National Congress. लेकिन बाद में जब हमारा इंडिया
जब हमारा ब्रिटिश का गुलाम था, इट मीन्स वी आवर कंट्री इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑल्दो वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947। तो जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो उस टाइम पे जो हमारी जब 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था तो उसके तहत ये था कि इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और इलेक्शंस होंगे। तो 1946 जब कैबिनेट मिशन प्लान आया, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, जो कि मई में आया था, तो ये डिमांड किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, क्यों बनेगी? टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन भी कौन बनाएगा? दोज मेंबर्स ऑफ इंडियंस ओनली। कोई दूसरा नेटिव नहीं आ सकता और ना उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा। ओनली इंडियंस शुड बी रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तो इसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड की गई थी। इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पे। इलेक्शंस दो तरीके से हुए थे, कुछ इलेक्टेड हुए थे, कुछ मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे, कुछ नॉमिनेट किए गए थे। उस टाइम पे हमारा जो ब्रिटिश इंडिया था दैट वाज डिवाइडेड इन द प्रोविंशियल एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। Princely means those states that are indirectly elected by the Britishers, means जहाँ पे जिन स्टेट्स पे जहाँ पे राजाओं का शासन चलता था, लेकिन अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, वो हमारा प्रिंसली स्टेट्स हो गया। एंड प्रोविंशियल मीन्स जहाँ पे से ब्रिटिशर्स की डायरेक्टली शासन चलती थी, तो वो हमारा हो गया प्रोविंशियल। तो इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ से होते थे? फ्रॉम द प्रोविंशियल। एंड जो मेंबर्स नॉमिनेट होते थे वो हमारे प्रिंसली स्टेट से होते थे। सो इलेक्शंस हुए, कुछ नॉमिनेट हुए, कुछ इलेक्ट हुए। तो 296 मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट किए गए थे एंड द रेस्ट 93 वर नॉमिनेटेड। तो टोटल कितने हो गए? दैट इज टोटल 389 मेंबर्स became the members of the Constituent Assembly. लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि 1947 में जब when India got independent from the British supremacy, at that time just before the date of 15th of August, before 15th, it means 14th August, Pakistan was formed on 14th of August 1947। पाकिस्तान भी बना था और ठीक उसके एक दिन बाद दैट इज़ 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो जो ये 389 मेंबर्स थे, इन 389 मेंबर्स में से जो 300 थे, ओनली 300 मेंबर्स आर लेफ्ट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स वेंट टू पाकिस्तान। क्योंकि जो हमारे 389 मेंबर्स थे उनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि इंडिया और जो इंडियन और मुस्लिम्स थे वो साथ में रहें। सो दे डिमांडेड फॉर द सेपरेट कंट्री, दैट इज़ टू हैव अ सेपरेट कंट्री ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी अलग हो गया और हमारा देश भी आज़ाद हो गया था। सो एट दैट टाइम ओनली 300 मेंबर्स वॉज ओनली लेफ्ट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो ये 300 मेंबर्स थे, अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे।
बट बिफोर पार्टीशन जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इन द ईयर 1946, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग थी वो सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को हुआ था विद अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये हमारे टेम्परेरी चेयरमैन थे। किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इनको सिर्फ टेम्परेरी बना दिया गया था, उस मीन्स इलेक्शन नहीं हुए थे कि कौन इसको गवर्न करेगा। देन आफ्टर 2 days दैट इज़ 11 दिसंबर 1946 को इलेक्शंस हुए एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी प्रेसिडेंट रहेंगे। एंड जस्ट आफ्टर 2 days ऑफ 11 दिसंबर दैट इज़ ऑफ 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू ने एक रिजोल्यूशन पास किया था। नेहरू पास्ड अ रिजोल्यूशन कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, ये जो हमारा आज का प्रीएम्बल है, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही था जो कि पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को ये रेजोल्यूशन पास होकर एज अ प्रीएम्बल के फॉर्म में आज इसको हम देखते हैं। इसके तहत नेहरू ने ये कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान कैसा होगा, कैसे बनेगा, इसके नेचर डिस्कस किए गए, इसके ऑब्जेक्टिव और ये कैसे मीन्स फंक्शन करेगा ओवरऑल एक्सपेक्ट से देखें तो। बेसिकली जो आज हमारा प्रीएम्बल है, इट मेनली एक्ट्स एज अ गाइडिंग फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो हमारा प्रीएम्बल रहता है, इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये बताया है, ब्रीफ में ये बताया है कि हमारे कंट्री का ऑब्जेक्टिव, हमारे कंट्री का नेचर मीन्स गवर्नमेंट का नेचर, उसका नेचर कैसा होगा, मीन्स उसके फीचर्स डिस्क्राइब किए गए हैं, ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब किए गए हैं कि हर इंडिविजुअल को कैसे राइट्स मिलेंगे, कैसे ड्यूटीज़ मिलेंगे, फ्रीडम के साथ डिस्कस किया गया है। एंड ऑल्सो विद द सोर्सेस फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन that certain sources from where we have taken from the other parts of the country। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ फीचर्स हैं, लाइक single citizenship, this feature we have taken from the British Constitution। The separation of powers between the central and the state, ये फीचर हमने कनाडा से लिया है। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज डिस्कस इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। And the rest of the features are also taken from the other parts of the country as well, like as in the preamble itself, it talks about the justice, liberty, equality and fraternity. So this feature, liberty, equality and fraternity, has been taken from the Constitution of France। सो ये कुछ फीचर्स थे जो कि दूसरे कंट्रीज से अडॉप्ट किए हैं।
सो यहाँ पे जब हमारा रिसोल्यूशन पास होता है 22 जनवरी को, एंड वी टुडे इट सी इन द फॉर्म ऑफ द प्रियम्बल। सो इसके बाद क्या होता है कि 29 अगस्त 1947 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी की सेटअप होती है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। and with this it takes the time, and finally the constitution was completed in the year 26 November 1949. Our constitution was completed, it was finalized। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन एक्चुअल में इसको कब इनेक्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950। So with this our constitution completed on 26 of November 1949, और 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आता है। ये इसको इनेक्ट किया गया था उस ठीक 26 जनवरी 1950 को ही इसको लागू किया गया था, along with the Dr. Rajendra Prasad, who was elected as the president of the country itself on 24th of January 1950. Dr. Rajendra Prasad elected as the president of India on 24th of January 1950। तो प्रियम्बल भी समझ में आ गया कि प्रियम्बल होता है क्या? इट एक्ट्स एज ए गाइडिंग फोर्स, इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इट टॉक्स अबाउट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से ले गया, फ्रॉम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से, उसके फीचर्स को कहाँ से अडॉप्ट किया गया, इसके कॉन्स्टिट्यूशन को किसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने कौन से मेंबर्स ने बनाया था, और इसके फीचर्स भी डिस्कस किए गए कि कौन से राइट्स कैसे ड्यूटीज़ होने चाहिए, इसके नेचर्स को, हमारे सोसाइटी के नेचर को डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ की गवर्नमेंट के फॉर्म को डिस्क्राइब किया गया है, जस्ट इन ए ब्रीफ। So the preamble. India's constitution begins with an introduction called the preamble. The preamble states the ideals that the nation should follow. The preamble reads as follows: We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. It means जो लास्ट वाली लाइन है, इट मीन्स ऑन दिस डे दैट इज़ 26 of November 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हो गया था, एंड ऑन 26 जनवरी 1950 को इट वॉज इनेक्टेड, मीन्स उस दिन से लागू कर दिया गया था। सो प्रियम्बल में बेसिकली क्या बोला गया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट मीन्स दिस लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो बनाया गया है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने बनाया, जो कि हमारे द्वारा इलेक्ट किए गए थे, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, with no any interference of the outsider or the external force। किसी के बाहरी दबाव से हम मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया था, ये हमारी मर्ज़ी मीन्स विद आवर ओन विश फॉर आवर पीस, मीन्स
वी लिव इन अ पीस विद डिग्निटी, विद फुल करेज। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ताकि सबको एक समान अधिकार मिले with the full duties and the full rights so that everyone can enjoy with no boundation. So we the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign. Sovereign means India is a sovereign state, means India is a independent state and our country is not suppressed by any external force. हम किसी के दबाव में मीन्स नहीं रह सकते, और जो भी हमारे इंटरनल मैटर्स है, जो भी हमारे कंट्री का इंटरनल मैटर्स होता है, वी द कंट्री इटसेल्फ इज हियर टू resolve those matters rather than external interference. Socialist. India's constitution upholds the ideal of the socialism, which seeks to give everyone equal opportunities to use the country's resources. In the long run, this will help reduce the gap between the rich and the poor. Socialist means India would seen as a welfare state, जहाँ पे जो रिच और पुअर का जो एक गैप होता है उसको जस्ट टू मिनिमाइज दोज गैप्स, एंड दिस विल लीड टू लीव ऑल द पीपल वेदर दे आर रिच और पुअर लिव विद द सेम डिग्निटी, विद द सेम हार्मनी एज वेल। ये नहीं कि कोई रिच है तो उसको ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा, कोई पुअर है तो उसको कम, जस्ट बिकॉज ही इज़ रिच एंड पुअर। नो, यहाँ पे वेलफेयर स्टेट में कोई रिच कोई पुअर नहीं, सबको समान अधिकार दिया गया है। And that's all. Secular. India is a secular country. This means that all religions are treated equally in India. There is no state religion. It means हमारे स्टेट का कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कोई भी रिलीजन नहीं है। We are free to practice any religion. Means हम कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं। It's not necessary that I am Hindu, then I am only bounded to worship to my gods only, to Hindu gods only. No, that is not necessary. If I am Hindu and if I am interested to worship any of the gods, whether it is a Christian or Muslim or Hindu, that doesn't matter, हम कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड ऑल द रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ये नहीं कि कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा टेंशन मिले। नो, ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। डेमोक्रेटिक. The people of India participate in governance through representatives elected by the adult population of the country. Elections are held regularly and the people can change a government if they aren't satisfied with it. Hence, it is a democratic country. Although India talks of a democratic country as it is practically, we can observe this because the elections are also held after every 5 years. elections भी होते हैं और अगर हमें कोई भी गवर्नमेंट के काम नहीं अच्छे लगते then we are free to change those government. हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम किसी के दबाव में हमें नहीं पसंद है तो हम नहीं चेंज कर सकते। द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वी कैन सी कि हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में वी आर फ्री टू चूज़ those members of government, but we can see on the same, we can see the China is the great example जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी का रूल चलता है। वहाँ के जो सिटीजन्स है if they weren't fulfilled with those service of that party, तो वो चाह कर भी उसको चेंज नहीं कर सकते। But our country has provided such features to their natives or to their citizens. Republic. The Constitution of India provides for an elected head of the state who is known as a president, and the president serves for a fixed term and his office is not hereditary. Thus, India is a republic. Republic, as we can see कि जो बात अगर रिपब्लिक करते हैं तो इंडिया में मीन्स जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज़ कंसिडर्ड एज द
nominal head. Nominal head means just for the sake of name only president has those powers, but the actual or the real powers lies within the prime minister and its cabinet, and these both are elected, and these both means president and pm, these both are elected with the authority of the india as well. Justice. The framers of our constitution wanted to build a society in which everyone gets justice, fair treatment. Our constitution has provided for the fair and equal treatment of all its citizens before the law. The constitution also seeks to ensure economic and social justice by reducing inequalities of wealth and social status. To achieve this, the constitution has provisions for giving extra help and facilities to weaker sections of the society. जस्टिस की बात करें तो मीन्स जस्टिस मीन्स वी ऑल सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड विद इक्वल फैसिलिटीज़ विद इक्वल ट्रीटमेंट्स, जैसे यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट द कास्ट, अगर हम कास्ट की बात करें तो यहाँ पे होते कि नो दिस इज़ अ दलित, कि ये दलित है तो इसको मीन्स वो राइट नहीं, ऑल्दो वी ऑल आर प्रोवाइडेड द सेम राइट, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस those right we just can't fulfill those rights fully. कि बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो मीन्स लिखा है कि दैट ऑल द पर्सन वेदर मीन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, अगर हम कास्ट की बात ना करें तो मीन्स सबको समान अधिकार है, लेकिन अगर बात प्रैक्टिकल अगर हम देखते हैं तो आज भी कहीं ना कहीं कास्ट में वो ऊंच नीच होती रहती है, क्योंकि मीन्स ये ही इज़ अनटचेबल और ही बिलोंग्स टू दैट दलित कास्ट, तो सिर्फ दलित की वजह से he is not he can't enjoy his full rights, his liberty that was mentioned in the constitution as well. So यहाँ पे मीन्स irrespective of the caste, gender, we all are provided with the same rights, and we are also means and we are also required for those equal treatment if injustice if sometimes happen with any of those individual. Liberty. The citizens of India have been given the liberty to express their opinions freely, to follow their own beliefs, and to choose their own professions. Liberty means the freedom. It talks about the freedom of the individual. Means कि यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल, उसको मीन्स कोई भी अधिकार है, वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है. ये नहीं कि दैट कि वो इस जेंडर की है, वो उस कास्ट का, तो ही इज़ नॉट अलाउड. नो, दैट डजंट मीन दैट. इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, gender, we are freely, we can go anywhere to public places, कहीं भी जहाँ हम चाहें, we can express our opinions, we can put our beliefs, we can just say if we see anything wrong that going in the public places itself, we have the right to talk and just to provide justice. Equality in India. All citizens are equal before law. Beside, any form of discrimination is illegal and punishable by the law. Thus, followers of different religions, the rich and the poor, men and women are all entitled to equal rights and opportunities. Equality means सबको दी गई है. Doesn't matter कि वो women है या वो लड़की है, तो she is means she can't have the education because she is a girl, और ऐसा कहीं लिखा नहीं है. If our constitution talks that all are provided and with equal laws and all citizens are equal before the law, doesn't matter. It means we provided and we have the freedom, we have the liberty to practice, दो चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में बात हो. Fraternity. India is a land of diverse people. Within the country, there are the large number of groups having different cultures, traditions, and language. To ensure that they can all